कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। आतिफ अरमान की बात भूल ही नहीं पा रहा था और आज अभी भी इस वक्त अपने हाथ में कॉफ़ी मग लिए अरमान की बातों में खोया हुआ सा एक हाथ से लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उस बच्चे ने तो मासूमियत से ही ये बात कही थी तब, लेकिन जाने ही क्यों आतिफ जैसे अरमान की उन बातों से परेशान था। वो जितना सोचता उतना ही उसमें घुलता जाता। क्या बात है आतिफ, तू ऐसे क्यों बैठा है बेटा? आतिफ अपने एक हाथ में कॉफी मग पकड़े मग की किनारी पर अपनी एक उंगली गोल गोल घुमा रहा था, जब वहीं उसके पास में ही दूसरे सोफे पर बैठी आरिसा, जो काफी देर से आतिफ को ही वहीं देख रही थी। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया तो आतिफ, जो वाकई किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, आरिसा की आवाज से एकदम से जैसे चौंक उठा। जैसे, जी अम्मी क्या हुआ? आतिफ हड़बड़ी में बोला, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तू बता तुझे क्या हुआ है, क्या सोच रहा है? नहीं तो कुछ भी तो नहीं अम्मी, आतिफ ने धीरे से कहा और कॉफी पीने लगा। अरे वो क्या है ना अम्मी, आतिफ को अपनी होने वाली बेबी की याद आ रही है, शायद इसलिए बेचारा उसके ख्यालों में खोया हुआ है। आप डिस्टर्ब कर रही हैं? अरे मत पूछिए ना कुछ भी। आरिसा की बात पर आतिफ कुछ बोलता कि वहीं खड़ी फलक ने शरारत से आतिफ को छेड़ते हुए कहा, तो आरिसा और आतिफ के अब्बू अमन भी खिलखिलाकर हंस रहे थे, जबकि आतिफ ने मुंह बनाकर फलक को देखा था। तुम्हें बड़ी पता है होती है इन सब के बारे में, है ना? अब क्या करूं आतिफ जी, पता रखना पड़ता है। देखिए ना अम्मी, कैसे बेचारे के मन में लड्डू फूट रहे हैं सना के नाम पर। अम्मी, अब्बू इसे चुप करा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत कहना। आतिफ ने जैसे फलक को वार्न करते हुए आरिसा से कहा। वैसे फलक कह तो बहुत सही रही है, जब से तुम उससे मिले हो तुम्हारी तो काया ही पलट गई है। आरिसा ने भी मजाकिया अंदाज में फलक की तरफ हाथ किया, तो फलक ने उनसे ताली में ताली मिलाई थी और आतिफ हारे हुए से लहजे में बोला, क्या अम्मी आप बिना इसी की साइड ले रही हैं? हाँ आतिफ, हम सब फलक की साइड हैं, क्योंकि तुम इस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा खोए हुए हो। इस बार आतिफ के अब्बू अमन ने भी हंसकर कहा था। ओहो, तो इसका मतलब है आज सबके सब मिले हुए हैं फलक भाभी से यहाँ पर मेरे खिलाफ, राइट? हाँ और नहीं तो क्या, सब मेरे साथ है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, अब्बू ये लड़की तो पागल है और आप लोग भी इसकी बातों में आ जाते हैं। मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बताओ जरा? फलक ने चहक कर पूछा, जब आतिफ ने उसे अपनी जुबान दिखाकर मुंह चिढ़ा दिया। तुम्हें क्यों बताऊं? बढ़िया ही, बताओ मुझे आतिफ। नहीं, बस जाकर अपना काम करो। नहीं जाऊंगी, यहीं बैठूंगी, फलक बच्चों सी हरदर्मी में बोली। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? मेरा माइंड है, मेरी सोच, तुम्हें उससे क्या? मजा तो फलक के साथ साथ आतिफ को भी आ रहा था झगड़ा करने में। अम्मी देखिए, आप इसे ये मुझे नहीं बताएगा तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी, फिर बाद में मुझसे मत कहिएगा कुछ। इस बार फलक ने आतिफ को फोर्स करते हुए शिकायती नजरों से आरिसा को देखा था। मुझे कुछ नहीं पता है तुम दोनों के झगड़ों में, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कैसे कर लेते थे। हर वक्त तो तुम लोग झगड़ते ही रहते हो। आरिसा अपने हाथ ऊपर उठाते हुए साफ निकल गई। अम्मी, मैं पढ़ता था और ये सर खाती थी मेरा और पूरी क्लास का। अच्छा, तुम तो बड़े पढ़ाकू थे ना? और क्या, आई एम जीनियस। आतिफ बताओ ना क्या सोच रहे थे प्लीज, तुम जरूर सना के बारे में ही सोच रहे थे ना? फलक एक बार फिर से अपनी बात पर लौटी थी। तुम्हें इससे क्या, मैं कुछ भी सोचूं? तुम इतना क्यों परेशान हो भाई? आतिफ ने फलक को टालने के लिए मजाकिया लहजे में कहा। फलक, इट्स नॉट डन। क्या सोच रहे थे? अगर बता दो तो क्या पता, शायद अम्मी अब्बू को तुम पर तरस ही आ जाए और ये लोग शादी की डेट कम करके तुम्हारी शादी जल्द से जल्द तुम्हारी सना से करवा दे। हाय, अब उसकी यादों में तुमसे जिया भी तो नहीं जा रहा है। फलक ने बड़ी ही अदा से फनी इमोशनल ड्रामे में कहा था। फलक, मैं तुम्हें। आतिफ ने फलक को घूरती नजरों से देखा तो वो खिलखिलाकर हंसती। ऐसे क्या घूर रहे हो, मुझे खा जाओगे क्या? मुझे तुमको खाकर अपना हाजमा नहीं खराब करना। हा हा हा, वेरी गुड देवर जी, राक्षसनी कहेगी। क्या कहा? कुछ नहीं। फलक,
मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। उसके बारे में सोचकर मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना है। वो भी कोई सोचने की चीज़ है? भला जो समझ में ही ना आए, और याद करना तो दूर की बात है, वो तो हर वक्त खुद ही मेरे सर पर मंडराती रहती है। हाय अल्लाह आतिफ, ऐसा मत बोलो। कितना प्यार करती है वो तुमसे। फलक ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए पहले आतिफ, फिर आरिसा और अमन को देखा था, जो खुद भी शांत बैठे थे। तो क्या कहूँ? आतिफ ने पूछा। बेचारी सुबह सुबह आ जाती है, अब तो आए दिन तुम्हारा चेहरा देखने के लिए यहाँ तक, तुम्हें और क्या चाहिए? फलक, तुम्हें बहुत मजा आता है ना दूसरों के फटे में टांग अड़ाने या उसे सताने में, है ना? बोलो। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर तब जब सना तुम्हें पीटती है। कब पीटा मुझे उसने? काश मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए और शादी के बाद सना तुमसे अपनी गुलामी करवाती रहे और जोरू का गुलाम बना कर रखे तुम्हें हमेशा। फलक चहक चहक कर बोल रही थी। मेरे लिए ऐसी हौलनाक दुआएं करते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कट गई? नहीं तो। आतिफ और फलक एक दूसरे को जवाब देते हुए आपस में शरारत से लड़ाई किए जा रहे थे, जबकि वहीं पास में बैठे आरिसा और अमन हंस रहे थे। आरिसा की गोद में ही अरमान भी बैठा था, जो अपने वीडियो गेम में मस्त था। बहुत जालिम हो तुम फलक। हाँ, पर तुमसे कम। सना कोई याद करने की चीज़ नहीं है, समझी तुम? अच्छा, पर रात को सपने तो उसी के देखते हो, मुझे लगता है। तभी तो सुबह इतना लेट सोकर उठते हो आजकल। मैं कब लेट सोकर उठा? बस कल रात को देर से आया था, इसलिए आज देर तक सोता रहा, उसमें भी। मुझे सना से क्या मतलब है? आतिफ ने सना के नाम पर सर झपक दिया था, जैसे उसे वाकई सना के जिक्र से कोई मतलब नहीं था और ना ही कोई खुशी या इंटरेस्ट। बस बस रहने दो, मुझे तो पता ही है कि सना के नाम से तुम्हारा दिल धक धक करने लगता है। बस हम लोगों के सामने भाव खा रहे हो। पलक पहले आतिफ, फिर अपने सास ससुर से बोली। अम्मी अब्बू, मैं तो कहती हूँ आप लोग जल्द से जल्द आतिफ और सना की शादी करवा दीजिए। बेचारे एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हैं अब। फलक, तुमसे किसने कहा मैं सना के बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, या मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे अपने पास चाहता हूँ, या उसे याद करता रहता हूँ? हर बार की तरह फलक ने इस बार भी मजाक में ही कहा था, लेकिन जाने ही क्यों इस बार आतिफ जैसे भड़क उठा। वो झल्लाहट में उठकर खड़ा हो गया और सीधा फलक के सामने आते हुए उसका बाजू पकड़कर गुस्से में झटक कर बोला, तो फलक का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं उसके अम्मी अब्बू भी हैरान हुए थे। आतिफ, ये क्या है? अमन ने आतिफ को घूरते हुए जैसे उसे उसके उस रवैया को रियलाइज करवाया था, तो वो जैसे होश में आ गया और फौरन ही फलक का हाथ छोड़ते हुए नॉर्मल हो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट फन। आतिफ ने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, लेकिन दिल में उसके जैसे कुछ और ही चल रहा था। कोई बात नहीं आतिफ, इट्स ओके। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी ना। फलक मुस्कुरा दी। चलो अरमान। फलक ने अरमान का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? अरे आतिफ, वो फलक अरमान को स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहती है। और कि क्या? और मुझसे फलक ने बताया भी नहीं? आरिसा ने काफ़ी सादगी से कहा था, जबकि आतिफ हैरानी से फलक को देखने लगा। अरे वो आतिफ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन शायद मेरे दिमाग से निकल गया होगा। पर अब अरमान को एडमिशन तो दिलवाना ही होगा, वैसे भी लेट हो गया है, फिर अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फलक आतिफ की नज़रों से जैसे चोर सी हो गई थी और जल्दी जल्दी सब बोल गई। तुम रह लोगी अकेले इसके बगैर? बिकॉज सारा दिन अरमान के बिना ही रहना पड़ेगा तुम्हें? आतिफ ने पूछा तो फलक ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, रह लूँगी, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। फलक अरमान के बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी। अच्छा तो चलो फिर चलते हैं। आतिफ लैपटॉप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जाओगे आतिफ? फलक ने जैसे हैरत से पूछा था। कहाँ जाऊँगा से क्या मतलब है? अरे तुम्हारे साथ चलूँगा, अरमान के स्कूल एडमिशन के लिए, और कहाँ? आतिफ ने भी वैसे ही जवाब दिया। आतिफ, तुम रहने दो, मैं चली जाऊँगी। ठीक है, फिर तुम जाओ, अकेली ड्राइवर को भी मत ले जाना, और ना ही किसी और को, ताकि बाहर दुनिया वालों को पता चले कि तुम्हारी ससुराल वाले कितना संगदिल हैं, तुम पर जुल्म करते हैं। आतिफ बड़े ही कायदे से सादगी में पर जलकर बोला। जाओ फलक, सबको बताओ कि हमने तुम्हें तुम्हारे हालात पर तुम्हारे बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया। नहीं आतिफ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस क्या मैं तो बस अरमान मेरा भी कुछ लगता है, और तुम इसे कहाँ अकेले लिए भटकती रहोगी? बोलो। ज़रूरी तो नहीं तुम जिस स्कूल जा रही हो वहाँ इसका एडमिशन हो ही जाए। हाँ फलक, आतिफ ठीक ही तो कह रहा है। बेटा, तुम कहाँ अकेली जाओगी?
इसको भी अपने साथ ले जाओ, हमें भी फिक्र नहीं रहेगी कि तुम अकेली हो बाहर। इस बार अमन ने फलक की तरफ देखते हुए प्यार से कहा था। हाँ, मैंने भी तो इसे यही कहा था कि आतिफ के साथ चली जाए, लेकिन बोली कि आतिफ को काम होगा। आरिशा ने भी अमन की हाँ में हाँ मिलाकर कहा तो आतिफ फलक को डांटती नज़रों से घूरने लगा। अच्छा, तो अगर मुझे काम होगा तो मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? और काम इतना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें या फिर अरमान को अकेला छोड़ दूँ, ऐसी कहीं भी। आतिफ ने कहा और वहाँ से जाने लगा। बस 5 मिनट रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। आतिफ के जाते ही फलक भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी अपना हैंड बैग लेने। कभी कभी फलक के लिए आतिफ की चिंता देखकर मुझे अच्छी लगती है। जैसे मेरा दिल खुश हो जाता है कि मेरा बेटा अपने फर्ज बखूबी निभा रहा है। आरिशा ने बेहद प्यार और अपनेपन से अमन को देखते हुए कहा तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। हाँ आरिशा, मुझे आतिफ पर नाज है, वो हमारे बाद भी फलक का ख्याल जरूर रखेगा, तुम देखना। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा न करे ऐसा हो। मैं तो चाहती हूँ कि आतिफ का घर बसने से पहले फलक रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाए, जहाँ वो खुश और आबाद रहे। क्योंकि अमन साहब, सना के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि फलक को इस घर में वो कदर मिलेगी जो आज है। अभी हम हैं तो सना को फलक पसंद नहीं, हमारे बाद फलक का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? एक तो ये इतनी मासूम सी है कि अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। आरिशा ने जैसे सर ही पीट लिया था। हाँ आरिशा, लेकिन जब कोई ढंग का रिश्ता मिलेगा तभी तो हम करेंगे, ऐसे तो हम उसको किसी के साथ भेज नहीं देंगे ना। अमन ने थोड़ा फिक्रमंदी से कहा, जबकि उधर आतिफ जो अपने कमरे से निकलकर उनकी तरफ ही लिविंग रूम में आ रहा था, आरिशा और अमन की बातें सुनकर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। मेरी तो बस यही दुआ है कि फलक का घर बस जाए। अमन साहब, आज तक इसने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, खुदा इसके साथ भी अच्छा ही करेंगे, मेरा दिल कहता है, आप देख लेना। खुदा तुम्हारी फरियाद पूरी करे आरिशा, मैं भी यही चाहता हूँ। फलक हमेशा खुश रहे, पर एक बार आतिफ का घर बस जाए तो शायद आतिफ भी अपने में लग जाएगा और तब फलक और अरमान का इतना ध्यान न रख पाए। अभी तो वो फलक से जुड़ी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। वहीं तो अमन साहब, मैं आतिफ के लिए कोई रुकावट नहीं चाहती और ना ही फलक किसी की बोझ बने। ये क्योंकि दोनों ही मुझे अजीज हैं। इन दोनों का देवर भाभी का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, या फिर क्या, मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि इन दोनों को जब देखता हूँ तो मुझे कुछ और ही एहसास होता है। अमन कुछ सोचते सोचते बोलते रहे, जबकि आतिफ जो उनकी बातें सुन रहा था वो एक टक अपने बाप को देखने लगा। वहीं आरिशा भी, कैसा एहसास? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि फलक और आतिफ एक साथ कितना खुश रहते हैं, एक दूसरे को सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो कुछ नहीं, बस मैं ये सोचने लगा कि काश ये दोनों एक दूसरे के लिए बने होते तो और अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही समझते रहे, बस यही काफ़ी है। अमन ने अपनी बात एक ही सांस में पूरी कर दी थी और आतिफ उनका मुंह ताकता रह गया। आरिशा और अमन दोनों ही अब तक आतिफ के वहाँ होने से बेखबर थे। अमन साहब, सच कहूँ तो कभी कभी तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे अगर पता होता कि इतनी कम उम्र में ही फलक बेवा हो जाएगी तो मैं कभी इसे अपने वजाहत की दुल्हन बना कर न लाती। आरिशा अपने आंचल में आंसू पोंछते हुए बोल रही थी। मुझे बहुत दुख होता है, क्या ज़रूरी था वजाहत का इतना जल्दी चले जाना? उसके जाने से एक उसकी ही मौत नहीं हुई है, हम भी तो मर रहे हैं, और उससे ज़्यादा फलक और अरमान। अरमान अभी बहुत छोटा है। मैं जब उस बच्चे को देखती हूँ तो दुख होता है, जिसने अपने बाप का साया ही खो दिया, कभी अपने बाप को देखा ही नहीं। आरिशा अमन से बात कर रही थी और अमन समेत दूर खड़े आतिफ की भी पलकें भारी हो गई थी। जो हो गया वो शायद होना ही था, किस्मत कौन पलट सकता है आरिशा। लेकिन मैं गुनहगार तो हो गई। काश मैंने फलक का हाथ वजाहत की जगह आतिफ के लिए मांगा होता तो क्या हो जाता। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अमन साहब, कभी कभी मेरा दिल कहता है कि अगर मैंने फलक की शादी आतिफ से की होती तो शायद आज वो खुशहाल होती। आप खुद देख सकते हैं उन दोनों की बॉन्डिंग एक साथ कितने खुश रहते हैं। पर मुझे क्या पता था। आरिशा ने रोती हुई जो कहा उससे अमन तो नहीं, लेकिन आतिफ को झटका जरूर लगा था। वो शॉक्ड सा सुन अपनी माँ को देखता रहा। आरिशा, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई हो?
बस तुम ये सोचो कि कितनी जल्दी हम फलक को उसकी खुशियाँ वापस दे सकें, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और हम उसका निकाह कर दें तो अपनी जिम्मेदारी से पार हो जाएं। अल्लाह वो दिन जल्द ले आए। आरिशा आंखें साफ करती हुई धीरे से बोली। वैसे आरिशा, अगर फलक का निकाह हुआ कहीं तो क्या वो अरमान को भी अपने साथ ले जाएगी क्या? अमन ने एक और परेशान सा सवाल पूछा। सोचा है तुमने कुछ आरिशा इस बारे में? ये तो बात की बात है अमन साहब, फलक के निकाह के बाद वो कहाँ अपने ऊपर की होगी, तब तो उसका शौहर ही उसका रहनुमाई होगा। और अगर वो अरमान को अपने साथ रखेगा तो ठीक, नहीं तो फलक को अरमान को छोड़कर ही जाना होगा। तब तो आरिशा की बात आतिफ तो जैसे ज़मीन पर गड़ गया। मतलब हम माँ बेटे को अलग कर देंगे, ये तुम क्या कह रही हो? अमन ने एक कड़क लहजा अपनाया था। हमें करना होगा अमन साहब, इसमें ही फलक की भलाई है और शायद अरमान की भी। मैं अरमान का ज़्यादा सोचती हूँ, एक तो बाप का साया नहीं है, दूसरा अगर फलक भी चली गई तो उसका क्या होगा? आरिशा अब बेचैन सी बोली थी। हमारा क्या अमन साहब, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। मुझे पता है कि आतिफ अरमान को अपने बेटे जैसा मानता है, लेकिन एक बार उसकी शादी हो गई, उसके भी बच्चे होंगे, तो क्या वो अरमान को इतना तवज्जो कर पाएगा? और मुझे तो सना से वैसे ही डर लगता है। उसे अरमान और फलक पसंद ही कहाँ। शादी के बाद वो कौन सा अरमान को अपना समझेगी? सना भी ठीक हो जाएगी आरिशा, तुम क्यों इतना सोचती हो? अभी वो आज़ाद है, जब आतिफ की जिम्मेदारी उठाएगी तो अरमान को भी अपना ही लेगी। अमन काफ़ी चाहत से बोले थे। नहीं, मैं अपने पोते को कुछ नहीं होने दे सकती, इसलिए मैंने असीम से बात की थी। उसने बोला कि वो अरमान को अपने साथ रखेगा फलक के निकाह के बाद, और मुझे उस पर भरोसा भी है क्योंकि उसकी बीवी हिना बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे उससे पूरी उम्मीद है। दिल को पत्थर करना होगा आरिशा। अमन और आरिशा दोनों बात करते जा रहे थे और दूर खड़ा आतिफ उनकी बातें सुनते हुए जैसे दिल से घबरा गया था, और जाने कौन से आंसू थे जो उसकी आंखों में आ गए। असीम जब घर से निकला तो ऑफिस जाने के बजाय वो हॉस्पिटल इबा से मिलने चला आया। कैसी हो अब? असीम हॉस्पिटल से इबा के बेड के पास आकर खड़ा हो गया और सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए पूछा तो इबा, जो मृणा के हाथ से सूप पी रही थी, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई असीम को देखकर। अरे आंसू, आओ ना बैठो। इबा ने मृणा को वहां से जाने का इशारा करते हुए असीम से कहा, और असीम इबा के बेड के पास पड़ी चेयर खिसकाकर उसके करीब ही बैठ गया। सो अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतना ख्याल जो रखते हो, कैसी ठीक नहीं होती? इस वक्त इबा और असीम रूम में अकेले थे क्योंकि मृणा वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, मैंने ख्याल रखा है या फिर तुम स्ट्रांग हो इसलिए अच्छी हो गई जल्दी? असीम कितना खुश था इबा के साथ आज भी, और मुझे स्ट्रांग बनाया भी तो तुमने ही, है ना आंसू? अच्छा हाँ आंसू, तुम्हारे प्यार ने मुझे हर मुसीबत से लड़ने के काबिल बनाया है। इबा बेड पर पिलो के सहारे आधी बैठी हुई थी। इबा सच कहूँ यार, मैं बहुत डर गया था तुम्हारी हालत देखकर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। अरे ऐसे कैसे, मुझे कुछ हो सकता था जब तक तुम मेरे साथ हो। इबा ने असीम का हाथ थाम लिया। हाँ, पर आइंदा अगर तुम रोड पर बिना देखे चली ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता? असीम उसे आंखें दिखाते हुए बनावटी गुस्से से बोला तो ईवा ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपने कान पकड़ लिए। सॉरी आंसू, लेकिन तुमने देखा ना, मेरी गलती नहीं थी। गलती तो गाड़ी वाले की थी जिसने मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ईवा ने किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा तो असीम को हंसी आ गई। ईवा, तुम पूरी पागल हो, इसलिए तो इतना प्यार आता है तुम पर। मैं पागल हूँ या फिर तुम? अरे और क्या, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम खुद को बीमार करने पर क्यों तुले थे? मीरा ने बताया कि तुम एक पल को भी हॉस्पिटल से नहीं गए थे, ना ही सोए, ना ही कुछ खाया पिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, ये सोचा है तुमने? इबा, तुम्हारी हालत देखकर तुमको लगता है मुझे चैन भी मुझसे चैन भी लिया जाता? असीम ने हल्की आवाज़ में पूछा, और इबा शांत रह गई। नहीं आंसू, तो फिर? असीम, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इबा ने कहते हुए असीम का बाजू थाम लिया, और जैसे ही उसे अपने होठों से लगाने को हुई, असीम ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इबा, नो। अरे क्या हुआ असीम, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि मैं। नहीं इबा, ऐसी बात नहीं है, पर ये सब ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है।
अच्छा, तो मतलब शादी होने तक मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती, है ना? ईबा ने मुंह टेढ़ा करके कहा था। नहीं ईबा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो फिर कैसी बात है? तुम कभी मुझे अपने करीब नहीं आने देते हो, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, अभी हमारे प्यार को नाम मिलना बाकी है। उसके बाद तो मैं तुम्हारा ही हूँ, जो चाहे करना मेरे साथ। असीम ने ईबा को हंसाने के लिए शरारत से एक आंख बिन करते हुए कहा तो ईबा थोड़ा सा स्ट्रेचर पर खिसकती हुई आकर असीम के सीने से लग गई। आई लव यू असीम, आई लव यू टू। आंसू, हम कब एक होंगे, कब मिलेगा हमारे रिश्ते को नाम? बहुत जल्द। और एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए और हिना अपने घर चली जाए, उसके बाद हम दोनों एक ही हैं। लेकिन हिना कब घर जाएगी? बहुत जल्द, क्योंकि अब कुछ ऐसा हुआ है कि शायद वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहेगी। तुम्हें पता है, आजकल वो मुझसे गुस्सा है और उसके गुस्से को मैं इतनी हवा दूंगा कि वो खुद ब खुद मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे वाह वसीम, यू आर सो स्मार्ट। स्मार्ट तो मैं ही हूँ ही, असीम ने कहते हुए बातों ही बातों में ईबा को अपने आप से दूर करके वापस उसे उसकी जगह पर लेटा दिया। क्या क्या हुआ असीम? ईबा ने सवालिया नज़रों से असीम को देखकर पूछा। नहीं तो कुछ भी तो नहीं। तो इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है, कुछ मीठा तो बनता है ना। क्या खाना है ये? ईबा ने शरारत से मुस्कुराकर असीम के गालों पर अपना हाथ फेरती हुई धीरे से कहा और जैसे ही अपना चेहरा असीम के चेहरे तक लाते हुए उसके गाल पर चूमने वाली थी कि असीम फौरन झटके से उठकर खड़ा हो गया और ईबा शॉक रह गई। सॉरी असीम, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे? ईबा, यही तो मुझे पूछना है तुमसे, तुम्हें आखिर हुआ क्या है आज? असीम ईबा से दूर खड़े रहकर बोला था। क्यों? तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम्हारे थोड़ा सा करीब आई तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है, असीम ने बेचैनी से कहा, फिर नॉर्मल होता हुआ बोला। ईबा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें देखने फिर आऊँगा। असीम, मेरे होठों ने कभी तुम्हें छुआ नहीं, कहीं हिना ने तो तुम्हें अपने करीब तो नहीं कर लिया, या फिर तुम खुद ही उसके आदी तो नहीं हो गए? अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। असीम वहाँ से जाने लगा था, जब ईबा ने पीछे से कहा तो असीम के कदम जहाँ थे वहीं जमकर रह गए। उसने पीछे पलट कर देखा, जहाँ ईबा पेट पर बैठी अभी भी उसे देख रही थी। ईबा, क्या हो? तुम्हें ऐसा लगता है हिना मेरे करीब आ पाएगी? असीम ने अपनी जगह खड़े खड़े ही पूछा तो ईबा ने सर ने ना में हिला दिया। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। असीम वापस उसके पास चला आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड गर्ल, आई ट्रस्ट यू आंसू। असीम सिर्फ अपनी ईबा से प्यार करता है, तुम ज़्यादा सोचा मत करो। असीम की बात पर ईबा भी कुछ कहती कि असीम जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकल गया और बेइख्तियार ही उसने अपने होठों पर हाथ फेरा। ईबा की बात से असीम को वो लम्हा याद आ गया जिस वक्त हिना के होठ उसके होठों पर खेल रहे थे और हिना का वो लम्स, उसके होठों की वो नर्म सी मुलायम ठंडी छुअन असीम को जाने क्यों एकदम ही याद आ गई, जिससे वो इरिटेट हो उठा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस ईबा से प्यार करता हूँ, फिर हमेशा मेरे जेहन में ये हिना क्यों छाई रहती है? वो कितना भी मेरे करीब आने की कोशिश कर ले, लेकिन मुझे पा नहीं सकती। बहुत जल्द ही मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा। असीम ने दिल ही दिल में सख्ती से सोचा और सर झटक दिया। मिस्टर साथ, मुझे नहीं लगता कि अब आपको काम पर आना चाहिए। अगर आपको इतना ही नींद आती है तो घर पर रहकर सोते रहो, मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है आपको। हिना के बड़े भाई साथ पर सर झुकाए खड़े थे और उनके सामने खड़ी नताशा अपने ऑफिस में उन पर गुस्सा निकाल रही थी। नताशा साथ को सुनाती रही और असीम वहीं अपने गार्ड्स और असिस्टेंट वगैरह के साथ नताशा के ही ऑफिस के मीटिंग रूम के पास खड़ा किसी स्टाफ को कोई ऑर्डर कर रहा था। सॉरी मैडम, आई एम सो सॉरी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ख्याल रखूँगा। साथ सर झुकाए शर्मिंदगी में गिरे जैसे निढाल हो रहे थे। शट अप, कभी नहीं होगा, कई बार तो हो चुका है, जब देखो आप ऑफिस में टाइम में सोते मिलते हो। यहाँ पर काम करने आते हो या फिर सोने? नताशा जैसे साथ को गुस्से की नज़र से देखते हुए उसे खा जाने को तैयार थी। 1 सेकेंड मिस नताशा। नताशा अभी साथ को कुछ और सुनाती कि असीम अपने हाथ में कॉफ़ी मग पकड़े बिना उसकी तरफ देखी यूं ही बोला था, आई थिंक, मुझे लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को उसकी गलती पर तभी डांट सकता है जब वो खुद कोई गलती ना करता हो। जी,
नताशा ने हैरत से असीम की ओर देखा जो बड़े आराम से खड़ा था। यस, आई मीन कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लड़की हैं जो कभी कोई गलती करती ही नहीं है, और इसीलिए आपको इनकी गलती पर इतना गुस्सा आ गया, राइट? नहीं मिस्टर असीम, आप समझ नहीं रहे। मैं आपका स्टाफ एक काबिले तारीफ़ है, लेकिन यहाँ असीम साहब, यहाँ सब ऐसे निकम्मे ही भरे पड़े हैं। नताशा असीम के सामने जैसे झेप गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो असीम जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन को कैसे क्या जवाब देकर खुद को इनोसेंट बनाए। वो असीम के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, तो वापस साथ को घूरने लगी। असीम साहब, इनके जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। इनसे अगर ज़रा सा ठीक से बात कर लो तो ये सड़ जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि इनकी और आपकी उम्र में काफ़ी फासला ही है। इस बार असीम ने साथ की तरफ देखते हुए कहा था, तो साथ की आंखों में एक उम्मीद और एक अजीब सा एहसास उतर आया। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब असीम ने उन्हें ऑफिस से पहचाना हो या बात की हो, जबकि आज वो उनकी तरफ से नताशा को सुना रहा था। ये बात साथ को बेहद सुकून देने वाली थी, पर फिर भी वो नताशा के सामने असीम से अपना रिश्ता कबूल नहीं कर सकते थे, और ना ही असीम ने कभी नताशा या उसके ऑफिस में किसी को कुछ कहा था कि उनका उनसे रिश्ता क्या है। आई नो ये उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं मिस्टर असीम, लेकिन ये कोई काम के नहीं, सारा दिन ऑफिस में सोते रहते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने आपके ऑफिस को ही दे दी है, और अब अगर ज़रा सी गलती हुई तो ये निकम्मे हो गए। भाई वाह! तो फिर मुझे आपके बारे में क्या सोचना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं असीम साहब। बस इतनी सी बात है कि आपको गलती करने वाले लोग पसंद नहीं, तो फिर आप गलती करती नहीं होंगी, है ना? सो अगर अब आपसे कोई गलती हो गई तो याद रखना, मुझे भी गलती करने वाले लोग पसंद नहीं है, और मैं भी आपके साथ कुछ ऐसा ही बिहेवियर अपना सकता हूँ। असीम ने काफ़ी एटीट्यूड में नताशा को जताते हुए कहा, और वहाँ से एक शानदार पर्सनालिटी लिए चला गया। जबकि नताशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर वो हैरान थे कि असीम एक मामूली से स्टाफ के लिए इतना कैसे कह सकता है। नताशा तो असीम के पीछे पड़ी थी। उसे अपना बिजनेस पार्टनर के साथ साथ लाइफ पार्टनर बनाने के भी सपने देख रही थी, लेकिन कभी असीम ने उसे इतनी बात करने का मौका ही नहीं दिया था। वो ऑफिस के प्रोफेशनल काम के अलावा कुछ पर्सनल बात कर सकती। आरिशा और अमन की बातों से अभी तक आतिफ के दिलो दिमाग पर जैसे एक धुन सी सवार थी, जिसमें वो तो ना कुछ समझ पा रहा था और ना ही उन सोचों से बाहर निकल पा रहा था। वो उन बातों को जितना सोचता उतना ही उसमें अंदर तक धंसता जाता, पर अभी तक कोई भी फैसला ना तो उसके दिल में आया था और ना ही दिमाग में कोई सही रास्ता दिखाया था। आतिफ इस वक्त भी फलक के साथ अरमान के नए स्कूल के प्रिंसिपल के सामने उनके ऑफिस में बैठा अपनी अलग ही दुनिया में अपने ख्यालों में खोया था, जबकि फलक स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर रही थी और प्रिंसिपल अरमान का एडमिशन फॉर्म भर रही थी। और हाँ फलक जी, अरमान के फादर का पूरा नाम। प्रिंसिपल फॉर्म पर कलम चलाती हुई थोड़ा सा रुककर फलक से पूछा तो फलक का दिल मचल उठा। वो बेचैन हो गई जब प्रिंसिपल के सवाल पर आतिफ भी अब अपने ख्यालों से बाहर आया, और उसने फलक की तरफ देखा जिसकी आंखों में नम हो रही थी। आपको इससे क्या मतलब? आतिफ ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन प्रिंसिपल से सवाल कर डाला। देखिए मिस्टर आतिफ, अरमान के एडमिशन फॉर्म में उसके माता पिता दोनों को नाम डालना ज़रूरी है, इसलिए प्रिंसिपल भी आतिफ के सवाल से जैसे थोड़ा अटपटा गई थी। और अगर मैं कहूँ कि अरमान के पिता नहीं है तो? फलक ने अपने आंसुओं को अपने आंखों में ही जब्त करते हुए पूरी तरह रिलैक्स होकर प्रिंसिपल से कहा, मैम प्लीज़, अगर मैं कहूँ कि इस फॉर्म पर सिर्फ मेरा नाम डालिए क्योंकि ये सिर्फ मेरा बेटा है, तो क्या आप? हाँ तो ऐसा हो सकता है फलक जी, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल की भी कुछ कंडीशंस होती है, हमारे अपने भी कुछ रूल्स हैं। स्कूल में एडमिशन ले रहे बच्चे का बायोडाटा जानना ज़रूरी होता है और उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। आप भी अरमान के फादर का नाम बताइए ताकि मैं फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटी पूरी कर सकूं, प्लीज़। प्रिंसिपल ने काफ़ी रिस्पेक्टली जवाब दिया। जी जी, वो अरमान के फादर अब इस दुनिया में नहीं है। हिना दुपट्टे में अपने दोनों हाथों को उलझाती खुद को नॉर्मल किए बैठी रही। ओह आई एम सॉरी फलक जी। मैम, अगर फॉर्म में सिर्फ मेरा नाम पढ़ सकता तो डाल दीजिए, नहीं तो मेरे शौहर मरहूम वजाहत अली आतिफ अली अहमद। फलक अभी प्रिंसिपल से वजाहत का नाम बोल पाती कि आतिफ उसकी बात काटता हुआ जल्दी से बोल उठा, और आतिफ की बात पर फलक के साथ साथ प्रिंसिपल ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा।
आप ऐसे क्यों देख रही हैं मैडम? फॉर्म भरिए। अरमान का मेरा नाम आतिफ है, वो भी डालिए। आतिफ, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम नहीं पढ़ सकता है, जानते हो ना? वजाहत है। अरमान के फादर वो मरहूम है, तो क्या हुआ, नाम तो उनका ही आएगा। देखिए, आप इनकी बात मत सुनिए, आप मेरे मरहूम शौहर का नाम ही डालिए। फलक आतिफ के बाद प्रिंसिपल को देखते हुए जल्दी जल्दी बोली, तो प्रिंसिपल जो एक बार फिर से फॉर्म पर कलम चलाने वाली थी, आतिफ ने उन्हें रोक दिया। 1 मिनट, आप रुकिए जरा। आतिफ, क्या कर रहे हो? फलक, मैं जो भी कर रहा हूँ अरमान के लिए कर रहा हूँ। अरमान ने भले ही कभी अपने बाप को नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ मरहूम का नाम जोड़कर बच्चे के चैन से खिलवाड़ करें। अगर अरमान ने कभी तुमसे पूछा कि जो नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है उस नाम के साथ ये मरहूम क्यों है, तो तुम क्या जवाब दोगी फलक? आतिफ फलक की बातें नज़रअंदाज करते हुए उसे समझाने के लहजे में बोला और फिर प्रिंसिपल की तरफ मुड़ गया। देखिए मैडम, आप अरमान के फादर वाले कॉलम में मेरा नाम ही डालिए, आतिफ अली अहमद, और वो मेरा बेटा है। तो अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। मैंने अरमान को जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे पाला है, इसलिए उसके बारे में मुझसे बेटर किसी को नहीं पता है। जी, हमें कुछ नहीं पूछना है, बस नाम डालकर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। प्रिंसिपल ने निहायती शराफत और तकल्लुफ़ी से कहा और वापस अरमान का फॉर्म भरने लगी, जबकि फलक अभी भी आतिफ को अजीब नज़रों से निहार रही थी। कुछ देर बाद दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस से एक साथ निकले थे और स्कूल के गेट से बाहर आते ही फलक ने एक बार फिर से आतिफ को घेर लिया। आतिफ, ये सब क्या पागलपन है? तुम प्लीज़ अपना नाम हटवा दो ना। क्यों? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, फलक ने तेज़ आवाज़ में कहा। क्या फ़र्क पड़ता है फलक? बताओगी भी मुझे कुछ? आतिफ ने सवालिया नज़रों से फलक को देखते हुए पूछा, तो फलक ने सर झुका लिया। अरे बोलो भी अब कुछ। बताओ फलक, क्या हो जाएगा कि अगर अरमान का नाम मेरे नाम से जाना जाए? बहुत कुछ हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर सना को पता चला या फिर सारिया खाला को, तो गजब हो जाएगा। और आतिफ, वो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सना और खाला मेरी रहनुमा नहीं है फलक, और ना ही उन दोनों का मुझ पर इतना इख्तियार है कि वो जो कहेंगी मैं वो करूँगा। आतिफ ने फलक की बात बीच में ही काट दी थी और खुद बोलता रहा। फलक, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूँगा, ना कि उन लोगों के इशारों पर। ये शादी हो या ना हो, अरमान को मैं मानता था, मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। आतिफ ने ठोस लहजे में कहते हुए जैसे आरिशा और अमन की उन बातों का जवाब अब इस वक्त फलक को दिया था। आतिफ, तुम अरमान के चाचू हो, पिता नहीं। तुम कैसे उसके फॉर्म पर अपना नाम डाल सकते हो, जैसे डाला है वैसे? आतिफ प्लीज़, आतिफ ने सरसरी कहा था, जब फलक ने भी धीरे से अपनी टूटी आवाज़ में उसे पुकारा। लिसन फलक, मैंने तो हमेशा अरमान को अपना बेटा ही माना है। बेटा मानने में और बेटा होने में फ़र्क होता है आतिफ। आज तुमने उसका नाम तो अपने नाम से करवा लिया, लेकिन कल क्या होगा? क्योंकि ये बात स्कूल तक ही है तो नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि उसके पूरे कैरियर में तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। हर जगह अरमान को आतिफ के नाम से जोड़ा जाएगा। तब तुम क्या करोगे? तो मैं इसे पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा। अगर वो मेरे नाम से जुड़ा है तो मैं उसे कहीं छोड़ तो नहीं सकता, मेरा ही रहेगा ना। आतिफ ने फलक के सवाल पर उसी तरह दृढ़ता से जवाब दिया। नहीं आतिफ, ये सही नहीं है। क्या सही? यही जो मसला करके बैठे हो तुम। लोगों को लगेगा कि हम अरमान के पेरेंट्स हैं और ये सब। तो लोगों को लगने से क्या होता है? हमें अरमान के बारे में सोचना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं। अगर लोग क्या सोचेंगे हम भी यही सोचने लगे तो लोगों के पास सोचने को रह क्या जाएगा? आतिफ, तुम्हें फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। ये बात तो इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें आज लग रही है। मैं अरमान की माँ हूँ, वो सिर्फ मेरा बेटा है। फलक ने कड़क लहजे में जैसे आतिफ को कमज़ोर करना चाहता, पर आतिफ वैसे ही चट्टान रहा अपने फैसले पर। ये तुम्हारा कहना है, लेकिन अरमान मेरा भी बेटा है और ये बात तय है। आज के बाद मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करनी है। आतिफ ने फलक की बात काटते हुए उसी तरह कुड़कर तेज तेज लहजे में कहा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। असीम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना तो खा रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़रें अपने सामने वाली चेयर पर बैठी हिना पर ही जा रही थी, जो चुपचाप बैठी अपनी प्लेट से खा रही थी। जो हिना रोज़ हर वक्त का खाना ज़बरदस्ती नई नई डिशेस को असीम की प्लेट में सर्व किया करती थी और उसे बार बार फोर्स करती खाने को। जहाँ प्यार
और अपनेपन से उसको भूख से ज़्यादा निवाले खिला देती थी। वहीं हिना आज चुप थी। वो आज असीम से ना तो कुछ बोल रही थी, ना ही उसकी तरफ देख रही थी। जहाँ तक कि कोई भी डिश, कुछ भी उसने असीम के सामने पास तक नहीं किया। कुछ देर यूं ही चलता रहा। असीम खाना खाकर वहाँ से उठकर चला गया, पर नज़रें अभी भी हिना पर ही टिकी थी, जो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। हिना भी खाना खाकर उठ गई और बर्तन समेट कर कुछ अपने हाथों में लिए किचन की तरफ चली गई। वो अभी सिंक के सामने बर्तन रखकर वापस पलटी ही थी कि असीम एक झटके में फौरन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे वो जैसे घबरा सी गई और जल्दी से पीछे हट गई। कि क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? हिना ने दिल पर हाथ धरे रिलैक्स होकर पूछा। मुझे कुछ चाहिए या तुम्हें अब जानना है? असीम ने उसे घूर कर देखा। मुझे कुछ चाहिए या तुम्हें अब जानना है? असीम ने उसे घूर कर देखा। अगर आपको कुछ और खाना है तो बताइए मुझे। हाँ, जैसे कि आज सारा खाना तो तुमने ही मुझे सर्व करके दिया है ना? मेरी प्लेट में ऐसे पूछ रही हो? असीम उसी तरह बोला, बनावटी रिलैक्स में, जबकि वो जल तो रहा था हिना के ऐसे सवालों पर। सॉरी, पर मैं कुछ समझी नहीं, हिना ने नज़रें चुराते हुए कहा और असीम के सामने से हटकर वापस किचन में लगे नल की तरफ आ गई। लिसन, मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनाओ। मुझे पता है तुम सब समझ रही हो। कहाँ तो मुझे रोज़ ज़बरदस्ती फोर्स कर करके खाना खिलाती थी, और आज तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं खाना खा भी रहा हूँ या बस यूं ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ? असीम ने शिकायती लहजे में कहा तो हिना का दिल बेचैन हुआ। उसे दुख हुआ था कि उसको ऐसा करना पड़ा, लेकिन वो अपने गम को अपने दिल में ही दबाए चेहरे पर एक बनावटी सी लापरवाह और हल्की सी मुस्कान सजाए रही, जैसे खुश हो। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? असीम तेज आवाज़ से गुर्राया। हाँ, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? आप ही तो कहते हैं आपको मेरी शक्ल से नफरत है। आप मुझे देखना नहीं चाहते, ना ही मुझसे बात करना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी, तो मैं क्या करती? हिना चेहरे पे बिना कोई एक्सप्रेशन भाव लाई यूं ही बोली। असीम, इसलिए मैं आज आपके सामने नहीं पड़ी, आपसे कुछ नहीं कहा, और फिर भी अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ओहो, एटीट्यूड! असीम व्यंग से मुस्कुराया। अरे नहीं, मुझ में भला कैसा एटीट्यूड और औकात ही कहाँ है मेरी कि मैं आपको एटीट्यूड दिखाऊं। पर आपने जो बोला मैं वो कर रही हूँ, और आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी। मतलब? असीम ने बिना किसी इमोशंस के पूछा। मतलब? ना तो आपके लिए खाना बनाऊंगी, ना ही सर्व करूंगी, ना कपड़े धुलूंगी आपके, ना तो प्रेस करूंगी। यानी मैं अब आपका जरा सा भी ख्याल नहीं रखूंगी। हिना बिना सांस लिए बोली। आपका कोई भी काम वगैरह नहीं करूंगी मैं अब, असीम साहब। और जैसे ही घर के सारे काम सर्वेंट्स करते हैं, वैसे ही अब आपका भी सारा काम सर्वेंट्स ही करेंगे। पिछले 1 साल से मैंने आपकी सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले रखी थी ना, आज से मैं वो सब छोड़ रही हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि सर्वेंट्स घर के कामों के लिए हैं, लेकिन मेरा छोटा सा छोटा काम, मेरी सारी ज़रूरत का ख्याल तुम रखोगी? असीम उसे सवालिया नज़रों से देखकर बोला। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जब वो आपको पसंद ही नहीं है तो कैसे? आप तो कहते हैं मैं आपको देखूं भी ना तो कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दूर रहने की, क्योंकि आपको मेरा आपके आसपास होना पसंद नहीं है। सिर्फ कोशिश ही मत करना, बल्कि तुम कभी मेरे सामने आना भी मत, समझी तुम? जी, हिना ने छोटा सा जवाब दिया और वापस बर्तन धोने लगी, जिससे असीम चिढ़ गया। तुम तुम अपने आप को समझती क्या हो, हैं? क्यों तुम मुझे नहीं देखोगी, मेरा कोई काम नहीं करोगी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बोलो जरा। असीम चिढ़ रहा था, झल्ला भी रहा था हिना की लापरवाही पर। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ असीम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम है? या फिर मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, ये प्रॉब्लम है? और या फिर मैंने आज इन सब चीज़ों के लिए इनकार कर दिया है, ये प्रॉब्लम है? बताइए। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बिकॉज टुडे आई एम सो हैप्पी। मैं तो चाहता ही हूँ तुम मुझसे दूर रहो। तो फिर आप इस तरह मेरे सामने क्यों खड़े हैं? असीम की बात पर हिना ने भी इस बार उसकी आंखों में आंखें डालते हुए काफ़ी इत्मीनान से कहा, तो असीम झेप गया। कैसे पहली बार कोई लड़की उसके सामने खड़े होकर इस अदा में बात कर सकती थी। आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा? नेवर। असीम ने गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए कहा और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। इसे क्या लगता है ये मेरे काम नहीं करेगी तो मेरा काम नहीं होगा? मैं अपने घर में इतने सारे सर्वेंट्स क्यों रखे हैं? इसलिए ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं क्यों इसके सामने पेश आ रहा हूँ?
असीम ने झुंझलाते हुए अपने आप से ही कहा और किचन से बाहर निकल गया, जबकि हिना चुपचाप उसे देखती रही बिना कुछ बोले। कई दिन गुजर गए थे। हिना उसी तरह खामोश रही। ना तो वो असीम से नाराज़ थी, ना ही खुश होकर उससे कुछ बोलती। हिना अब ज़्यादातर असीम से दूर ही दूर रहने लगी थी। एक गम था जो हिना के दिल को खाए जा रहा था। असीम को वैसे भी कभी उसकी ज़रूरत नहीं थी और वो हर वक्त कुछ ना कुछ उसे सुनाया ही करता था। लेकिन इस बार उसने शायद हिना के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी, जो हिना को हरगिज मंजूर नहीं थी। लेकिन वो असीम के लिए कुछ गलत भी नहीं चाहती थी, बस उससे खुद की दूरी बना ली थी। वहीं असीम को भी हिना की बेरुखी से फ़र्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन उसे हिना को ऐसे हर्ट करने पर गिल्टी ज़रूर फील हो रही थी, क्योंकि वो तो बस हिना से छुटकारा चाहता था, उसे रुस्वा करना नहीं। हिना अपने पड़ोस की एक लड़की जो उसकी दोस्त थी जोया, उसके साथ चाट के ठेले पर खड़ी मज़े से चाट खा रही थी। जब उधर ही रोड से गुजर रही असीम की गाड़ी में से असीम ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका गुस्से से पारा हाई हो गया। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और वो पीछे बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। हिना का वहाँ इस तरह खुलेआम भीड़ में बिंदास सा होना उसे कतई रास नहीं आया। ओह डैम इट यार, ये लड़की मेरी बेइज्जती करवाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ती है। ये अपनी इन सो कोल्ड हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं जान ले लूँगा, मैं अम्मी की इस लाडली की। असीम ने गुस्से में खुद से ही कहा और एक हाथ गाड़ी की सीट पर पटकते हुए ड्राइवर से बोला, ड्राइवर गाड़ी रोको। असीम के मुंह से निकला ही था कि ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी और गाड़ी जहाँ थी थम गई। जी जी साहब, ड्राइवर हैरान सा बोला, क्योंकि असीम ने आज बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाई थी। वो ना तो अभी ऑफिस पहुंचा था, ना ही घर, और ना ही अपने किसी और मंजिल पर। यहीं रुको, मैं अभी आया। असीम गाड़ी का गेट खोलकर चाट के ठेले की तरफ बढ़ गया। इस लड़की की वजह से मुझे अब ऐसी जगहों पर भी आना पड़ेगा क्या? यह आखिर चाहती क्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस हिना सिद्दीकी? असीम ने दांत पीसते हुए पूछा, जब वो गुस्से भरी जलजले से आवाज़ हिना को पीछे से सुनाई दी थी, तो वो जो चाट अपने मुंह में रखने वाली थी उसके हाथ में फंसा चम्मच हवा में ही रुक गया। आंखें हैरत और घबराहट में फैल गईं। उसने झट से एक रफ्तार में पीछे पलट कर देखा तो असीम उसे ही घूर रहा था। असीम, आप? क्यों, कोई और आने वाला था क्या तुम्हारे साथ, तुम्हारी इस सड़क छाप पार्टी में? असीम भाई, मैंने तो मना भी किया था हिना को, पर इसने ज़बरदस्ती की, इसलिए हम यहाँ रुक गए। हम तो मॉल ही जा रहे थे, इसने ज़बरदस्ती यहाँ पर खाने को फोर्स किया मुझे। जोया की तो जैसे असीम को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और उसने जल्दी जल्दी मारे डर के जो मुंह में आया असीम से कहा और दबे पाँव घबराती हुई वहाँ से भाग गई। जोया सुनो तो, रुको, कहाँ जा रही हो? जोया मेरी बात तो सुनो। हिना जोया को पुकार रही थी, पर वो वहाँ से 9-2-11 हो चुकी थी। तुम रुको जरा, तुम कहाँ जा रही हो? हिना भी जोया के पीछे जाती। जब असीम ने कड़क आवाज़ में कहा तो वो अपनी जगह पर जम गई। मैं तो बस, शट अप। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ सड़क पर ऐसे खाने की? असीम अब हिना पर बरस रहा था। तुम किसी अच्छी जगह नहीं जा सकती थी? हमेशा ऐसी हरकतें करने की तुमने ठान रखी है क्या, जिसे मेरा सर शर्मिंदगी से झुके? खाना खाने से कैसी शर्मिंदगी असीम साहब? हाँ, क्यों नहीं, तो बैठ जाओ ना यहीं रोड पर हाथ पैर फैलाकर। सब कैसे देख रहे हैं यार, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। असीम ने अपने चारों तरफ देखते हुए दबी दबी सी आवाज़ में कहा, जहाँ सब उसे और हिना को हैरत और रश्क से देख रहे थे। मैं भिखारन तो नहीं जो रोड पर बैठ जाऊँ? आइंदा तुम मुझे ऐसी जगहों पर दिखनी नहीं चाहिए। पर ऐसी जगहों पर खाने का जो मज़ा आता है वो आपके जैसे हाई स्टैंडर्ड बड़ी बड़ी जगहों पर कहाँ? जवाब देना तो कोई तुमसे सीखे, असीम कोड़कर बोला। मैं अम्मी से पूछ कर आई थी। यस, आई नो कि तुम अम्मी से ही पूछ कर आई होगी, क्योंकि अम्मी तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देख देख कर जीती है। वो माँ है मेरी, प्यार करती है मुझसे, पर मुझे मेरी रेपुटेशन का ख्याल है। चलो अब यहाँ से। असीम उसी तरह गुस्से में कठोर बना हुआ था। कहाँ? चुपचाप गाड़ी में बैठो आकर। असीम ने डांटती नज़रों से उसे घूरते हुए कहा तो वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही, जैसे कोई कसूरवार हो। मैंने कुछ कहा है, तुमने सुना नहीं क्या? चलो मेरे साथ, मैं घर जाऊंगी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। असीम ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को ठीक करते हुए कहा, क्योंकि वहाँ मौजूद कुछ लोग उसकी आवाज़ से
अब उसे पहचानने लगे थे, जिस वजह से वो वहाँ से जल्द चले जाना चाहता था। जल्दी करो हिना, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं कोई टैक्सी कर लूँगी, हिना धीरे से बोली। क्यों, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? फिर आप कहेंगे कि मेरी औकात नहीं है आपकी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की। और ये सच भी है, मैं वाकई कभी ऐसी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी, हिना मासूमियत से बोली और असीम उसे देखता रह गया। हिना चलो। जी नहीं, आप जाइए। मेरा क्या, मिडिल क्लास हूँ, पर आपको यहाँ कोई देख लेगा तो कल के अखबार में आपका नाम छप जाएगा। टैक्सी से जाओगी? पैसे दूँ क्या? असीम ने जैसे उसका मजाक बनाने के लिए आज पहली बार उससे हंसकर और शरारत में पूछा। नहीं। बस आपको क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? मैं गरीब हूँ क्या? मुझे अम्मी ने पैसे दिए, बहुत सारे, मैं खुद टैक्सी कर लूँगी। ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो कह रहा हूँ उतना करो। नहीं। अच्छा, लुक इट, अगर तुम यहाँ चलती फिरती किसी पैरों तले आ गई तो क्या करोगी? वैसे भी तुम 50 ग्राम की 1.5 फुटिया लड़की हो, तुम्हारी सास तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। असीम को थोड़ा मजा आने लगा था हिना को उन बचकानी बातों से। आप मेरा मजाक बना रहे हैं क्या? नहीं तो मैं क्यों मजाक बनाऊंगा? तुम छोटी सी तो हो, अम्मी बेचारी क्या करेंगी अगर उनकी छोटी सी मासूम बच्ची कहीं खो गई तो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, 19 साल की एक शादीशुदा लड़की हूँ। हिना ने मुंह चिढ़ाकर थोड़ा रूठेपन से कहा। क्या कहा तुमने, 19 साल? असीम हैरान हुआ था हिना की एज इतनी कम है जानकर। हाँ, मैं बच्ची नहीं। इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी करवा दी तुम्हारे घर वाले? तुम्हारे घर वालों को जेल भेजूंगा मैं किसी दिन। मेरे घर वालों को कुछ मत कहिए। हिना किसी छोटे से रूठे बच्चे की तरह असीम पर भड़क गई। अरे इतना बुरा लगा? हाँ, जेल तो उन्हें जरूर भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। असीम चेहरे से तो नहीं, दिल ही दिल में हिना पर मुस्कुरा रहा था। आप बहुत खराब लड़के हैं। अच्छा, सच में क्या? हाँ और क्या, डेविल जैसे मुझे बहुत लगता है, बहुत डर लगता है आपसे। आपको सपने में देख लूँ तो तो कुछ नहीं, हिना कहती हुई आगे बढ़ गई। आओ गाड़ी में, वो भी चुपचाप। असीम ने उसे एक नज़र घूरते हुए कहा और आगे बढ़ गया। मैंने बोला ना नहीं, और मैंने बोला ना हाँ। कम। असीम गाड़ी की तरफ आया और जबकि अब बेमन से ही सही, पर हिना को भी उसके पीछे आना ही पड़ा। वहाँ क्या कर रही हो? हिना जैसे ही फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोल कर बैठने को हुई थी, असीम एक बार फिर से गुर्राया। तुम ड्राइवर के साथ बैठे होगी वहाँ? मुझे लगा आप गाड़ी चलाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ ना। इधर आओ, चुपचाप पीछे बैठो। उन दोनों की गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सर, पहले घर जाएंगे आप या फिर ऑफिस चले? ड्राइवर ने पूछा। इनमें से कहीं नहीं, सीधा उस रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी लो जहाँ मैं हमेशा लंच करता हूँ, फास्ट। असीम ने मोबाइल यूज़ करते हुए ऑर्डर दिया और हिना की तरफ देखकर मुस्कुराया। सो आज तुम अकेले मिली हो हिना? बेटा बताता हूँ तुम्हें अब मैं, मेरी अम्मी के सामने तो तुम बहुत चबड़ चबड़ करती हो ना। असीम ने अपने आप से ही खुश होकर सोचा। नहीं, मुझे रेस्टोरेंट नहीं जाना है। सुनो ड्राइवर, आप गाड़ी रोको, मुझे उतरना है प्लीज़। हिना ने असीम से कहते हुए ड्राइवर से बोला, पर ड्राइवर गाड़ी उसी तरह चलाता रहा। ड्राइवर, मैंने कहा गाड़ी रोको, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? ये ड्राइवर और ये गाड़ी मेरे हैं, मेरे हुक्म फॉलो करते हैं। अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब मैं चाहूँगा। असीम ने बैंक से मुस्कुराते हुए हिना से कहा। पर मुझे नहीं जाना रेस्टोरेंट, मुझे घर जाना है असीम, प्लीज़। घर तो तुम जब जाओगी जब मैं चाहूँगा। चुपचाप बैठो, मुझे काम करने दो। असीम ने हिना को डांटा और वापस अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया, जबकि हिना बेचैन थी। आपको ये कहानी का पार्ट कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।